आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल। क्योंकि आप लोग मशीन डिज़ाइन का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो मशीन डिज़ाइन के सब्जेक्ट में जब तक आप लोगों को आप चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन करने के लिए आपको एक जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो मटेरियल को लेके चलना पड़ता है। क्योंकि जब तक आपको मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ का नहीं पता होगा कि वेदर ये आपका मटेरियल ब्रिटल है या इलास्टिक है या किस किस्म का है, तो आप अपने मटेरियल को या आप अपने एलिमेंट को डिज़ाइन नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने उसको डिज़ाइन कर लिया और आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते तो उसका डिज़ाइन क्या होगा, यूजलेस होगा। तो उसको समझने के लिए आज हम पढ़ लेते हैं, टॉपिक हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द इंजीनियरिंग मटेरियल। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास मटेरियल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताते चलूं कि हम ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल पढ़ क्यों रहे हैं। तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं, बेसिकली मैंने आपको जैसे अभी बताया है कि जैसे आप लोग कोई चीज का डिजाइन करते हो तो डिजाइन करने के बाद आप उसके मैन्युफैक्चरिंग की तरह जब प्रोसीड करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आपकी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आपको मटेरियल की प्रॉपर्टीज का प्रॉपर पता नहीं होगा कि ये मटेरियल मेरे पास फॉर एग्जांपल जब ये मुख्तलिफ टेम्परेचर में जाएगा तो किस तरह बिहेव करता है। तो जब तक आपको मटेरियल की प्रॉपर्टीज का आइडिया नहीं होगा आप इसको किसी तरह हैंडल नहीं कर सकेंगे। तो आपको मटेरियल की प्रॉपर्टीज को पता होना बहुत जरूरी है ताकि आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग को इजीली प्रोसीड कर सको। फिर आपके पास आता है कि प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है। प्रॉपर्टी बेसिकली आपके पास क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स होता है किसी भी मटेरियल का जब आप उसमें मुख्तलिफ कंडीशंस इंपोज करते हो। लेट्स सपोज आप उस पर इलेक्ट्रिकल की कंडीशन भी इंपोज कर सकते हो, आप उसकी मैकेनिकल भी इंपोज कर सकते हो, आप उसकी हीट की इंपोज कर सकते हो, आप उस पर लाइट की कर सकते हो, उसको ऑप्टिक्स कहते हैं। तो उस दौरान उनके जो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होंगे उनको हम कहते हैं प्रॉपर्टी। अब वो कहते हैं देखिए जो हमारे पास प्रॉपर्टी की रेंज होती है वो डिफरेंट हमारे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की डिफरेंट रेंजेस होंगी, मैकेनिकल की डिफरेंट होंगी। तो इस तरह हमारे पास उसकी रेंजेस डिफरेंट आती हैं। तो ये देख लेते हैं हमारे पास जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट किस्म की होती हैं। आपके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, आपका थर्मल प्रॉपर्टी मैकेनिकल ये होगा कि आप उस पर फोर्स वगैरह लगाते हैं या उसकी फॉर एग्जांपल इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी हार्डनेस वगैरह हम देखेंगे इसमें। थर्मल प्रॉपर्टीज में ये आता है कि आपका जो आप टेम्परेचर देते हो आप उसको हीट अप करते हो तो उस दौरान उसकी जो प्रॉपर्टीज आएंगी उसमें कितनी चेंजेस आएंगी, उसका स्ट्रक्चर किस तरह चेंज होगा, उसको हम थर्मल प्रॉपर्टी से रिलेट कर लेते हैं। ऑप्टिकल ये होगा कि जब आप उसमें से लाइट पास करवाते हो तो उसका उसमें से क्या इफेक्ट होता है, वेदर वो ओपेक है, वेदर वो आपके पास किस तरह का बिहेवियर कर रहा है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में ये होता है कि आपके कुछ सब्सटेंसेस मैग्नेटिक बिहेव कर रहे होते हैं, कुछ डायमैग्नेटिक, कुछ फेरोमैग्नेटिक होते हैं। उस ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको थोड़ी बहुत रिलेट कर जाती हैं। रिलेट क्यों कर जाती हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिकल की वजह से बेसिकली आपका मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो ये इस हिसाब से रिलेट कर सकती हैं। अदरवाइज अगर आपने डिफरेंटली इनको चेक करना हो तो वो डिफरेंट भी चेक हो सकती हैं। फिर आप उसको टेक्नोलॉजिकल हिसाब देख सकते हो कि यार मैंने फॉर एग्जांपल आपने जब जहाज बनाना है तो जहाज के लिए आपको एक और टेक्नोलॉजी के मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। जब आपने किसी चीज और कार की बॉडी बनानी है तो उसके लिए आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होगी। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपकी और होती है। केमिकल के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपकी जो वेदर की कंडीशंस होती हैं वो उसके फॉर एग्जांपल रस्टिंग वगैरह तो नहीं हो रही, केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहे। आपने फॉर एग्जांपल कोई वेसल्स बनाने हैं तो वेसल्स के अंदर जो आपने मटेरियल स्टोर करना है उसका कोई केमिकल रिएक्शन तो आपके साथ नहीं होगा। और फिर आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेते हो। तो ओवरऑल मटेरियल की प्रॉपर्टीज आपके पास ये सारी जो है ये आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि हम मैकेनिकल को डील कर रहे हैं तो हम बेसिकली इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो चलते हैं इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या होती है। मैकेनिकल जब भी प्रॉपर्टीज का आप नाम लेते हो तो आपके पास क्या होता है, जब आप किसी भी प्रॉपर्टीज मटेरियल की डील करते हुए हैं इस हिसाब से कि जब आप उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो मटेरियल का क्या रिस्पॉन्स आता है, तो आप उस टाइम जो प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे होते हो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। वो कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ये आपके पास बेसिक जो फंक्शन होता है स्ट्रेस स्ट्रेन को आपके पास डील कर रही होती है। आगे जाके हम देख लेते हैं कि ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी सारी हम कौन कौन सी हैं और किस तरह ये सारी मैकेनिक्स में इन्वॉल्व हुई है, मैकेनिकल में इन्वॉल्व हुई है। वो कहते हैं साउंड नॉलेज ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स प्रोवाइड द बेसिक्स फॉर प्रिडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ मटेरियल अंडर डिफरेंट लोड कंडीशंस एंड डिजाइनिंग द कंपोनेंट्स आउट ऑफ देम। वो कहते हैं कि हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ रहे हैं, वो यही आपको यहाँ भी अगेन बताना चाह रहा है कि जब आपके पास मटेरियल का बिहेवियर आपको पता चल जाएगा तो देन आप उसको डिजाइन करना आपके लिए इजी हो जाएगा, इसलिए हम पढ़ते हैं। तो वन बाय वन हम प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। एक बार डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हमने क्लासिफाई किया है यहाँ पे मैकेनिकल की इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, टफनेस, रेजिलियंस, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये डिफरेंट 12 प्रॉपर्टीज हैं। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये सारी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जब भी आपने देखना है कि आपके पास इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी क्या है तो उसको समझने के लिए आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझना है। अब स्ट्रेस क्या होती है और स्ट्रेन क्या होती है। स्ट्रेस बेसिकली ऐसी चीज है जो आप किसी मटेरियल पे फोर्स लगाते हैं या किसी मटेरियल के एक स्पेसिफिक एरिया पे जो फोर्स लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। अब स्ट्रेस क्या जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो तो आपकी फोर्स।
अब उस फोर्स के रिजल्ट में जो मटेरियल अंदर से अपोज करता है, लेट्स सपोज आपने अपनी टेबल पे फोर्स लगाया, तो टेबल के अंदर से जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो उस फोर्स को रेजिस्ट करेंगे, तो उसकी जो एबिलिटी होगी रेजिस्टेंस की, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं कि ये मटेरियल इतनी स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है कि बाहर की जो आपकी फोर्स है उसके इतने इफेक्ट को ये बर्दाश्त कर सकता है। तो याद रखना आपने स्ट्रेस और फोर्स में क्या मेजर डिफरेंस है, आपने ये याद रखना कि स्ट्रेस जो होती है वो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है और फोर्स वगैरह जो होती है वो आपकी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होती है। मतलब स्ट्रेस इंटरनली मटेरियल के अंदर से होगी कि मटेरियल कितना रेजिस्ट कर रहा है चीज को कि वो डिफॉर्म ना हो, व्हाटएवर जो भी उसकी प्रॉपर्टी है। अब स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेस की वजह से जो मटेरियल में बिगाड़ पैदा होता है, उस मटेरियल पहले तो क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा, लेकिन रेजिस्ट करेगा एक लिमिट तक, फिर क्या होगा, मटेरियल खुद डिफॉर्म हो जाएगा, तो उसमें जो डिफॉर्मेशन आती है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। तो स्ट्रेस की वजह से आपकी क्या होती है, स्ट्रेन होती है। तो अब ये स्ट्रेन और स्ट्रेस जो आपस में क्या होते हैं, ये बेसिकली रिलेट होते हैं आपके पास कितना आप लोड लगा रहे हो, आपका मटेरियल किस तरह का। फॉर एग्जांपल आप स्प्रिंग यूज करते हो, स्प्रिंग पे क्या होगा, आप उस पर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करोगे तो आपका अगर शॉर्ट स्प्रिंग है तो क्या हो गया, कंप्रेस हो जाएगा। फिर आपके पास आ जाता है क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन हमारे पास किस तरह है, कोई मटेरियल फॉर एग्जांपल आपके पास क्यूबिक शेप में है, कोई लेंथ वाइज है, कोई आपका विड्थ वाइज है। तो ये आपकी स्ट्रेस स्ट्रेन की जो प्रॉपर्टीज है ये इन 3-4 चीजों पे आपके पास क्या होती है, बेसिकली डिपेंड कर रही होती हैं। आगे वो कहता है हमारे पास ये उसने थोड़ा सा आपको बता दिया ट्रू स्ट्रेन क्या होती है। ट्रू स्ट्रेन बेसिकली ये होती है कि आपने ओवरऑल जितनी भी आपकी डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं आपने उनको कैलकुलेट कर लिया तो आपके पास क्या होती है, ट्रू स्ट्रेन निकल आती है। अब ट्रू स्ट्रेन में क्या होता है, यहाँ पे उसने दिखाया आपको लिमिट वो ले लेता है, बेसिकली इसको इंटीग्रेट कर देता है कि जो मेरे पास टोटल लेंथ है उसको उसने इंटीग्रेट कर लिया शुरू की लेंथ से, और जितनी आपके पास फाइनल लेंथ हुई के जितना चेंज आया, तो वो क्या कहते हैं यहाँ पे उसकी जब इंटीग्रेशन की तो ln आपके पास आ गया, तो ये आपके पास ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला निकल आया। अब वो कहता है हमारे पास जो स्ट्रेस होती है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होती है। ए नॉट क्या है, बेसिकली ए नॉट आपके पास ओरिजिनल एरिया जो आपके पास पहले एरिया था। तो ट्रू स्ट्रेस आपके पास क्या होगी, वो कहता है पी ओवर ए, आपके पास सिंपल ए आपके पास ये कौन सा, ये आपके पास बाद में जो एरिया आया डिफॉर्म्ड एरिया आया ये वाला वो है। अब वो कहता है पी ओवर ए इंटू ए नॉट ओवर ए, तो यहाँ पे उसने क्या किया, ए नॉट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो वो यहाँ पे कहता है कि एक चीज तो हमारे पास जो ए नॉट ओवर ए सॉरी जो आपके पास पी ओवर ए नॉट है ये वाला फैक्टर जो है वो एस बन जाएगा, आपके पास इंजीनियरिंग स्ट्रेस बन जाएगी, और जो फिर आपके पास ट्रू स्ट्रेस आएगी वो आपके पास ए नॉट ओवर ए। मीन टू से आपके पास ओरिजिनल एरिया जो था और जो आपके पास डिफॉर्म्ड एरिया है उनकी रेशो को जब आप इंजीनियरिंग स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ट्रू स्ट्रेस आती है। तो ये आपने ट्रू स्ट्रेस में और इंजीनियरिंग स्ट्रेस में डिफरेंस को आपने क्या करें, याद रखना है। यहाँ पे उसने स्ट्रेस और स्ट्रेन के आपके पास डायग्राम दिखाई हुई है, यहाँ पे अपन आगे जाके देख लेते हैं कि इस डायग्राम को हमने किस तरह एक्सप्लेन करना है। बेसिकली उसने मटेरियल का बिहेवियर यहाँ पे दिखाया है कि स्ट्रेस जैसे जैसे आप अप्लाई करते हो तो उस तरह आपके साथ साथ मटेरियल डिफॉर्म होते हैं, उसने स्ट्रेन को दिखाया है। अब वो हम देख लेते हैं अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, इलास्टिसिटी। अब आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन का पता चल गया, जब आप किसी भी चीज पे स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो मटेरियल फॉर एग्जांपल ये ओरिजिनल कंडीशन में था, यहाँ पे आपने स्ट्रेस अप्लाई किया तो मटेरियल क्या हुआ, इलास्टिक हो गया। ये देखें उसकी जो क्या होगी, जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेच हो गया तो उसमें तब्दीली आई। तो तब्दीली आने के बाद अगर वो रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन आ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक मटेरियल। जैसे कि आपके पास स्प्रिंग होता है, अगर स्प्रिंग आपका 100% अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक बिहेवियर। मतलब कि आपके जैसे रबड़ होता है तो वो भी क्या होता है, इलास्टिक बिहेवियर होता है। चीजों का फोर्स अप्लाई करने के बाद दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाना, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक बिहेवियर। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये लीनियर इलास्टिक बिहेवियर क्या है, कि जितनी आपने स्ट्रेस अप्लाई की उतनी डेल्टा क्या है, ये चेंज है, जितनी फोर्स अप्लाई की उतनी चेंज हुई थी, दैट इज कॉल्ड द लीनियर। और ये क्या होता है, नॉन लीनियर इलास्टिक बिहेवियर होता है कि जो मटेरियल में कोई प्रॉपर इलास्टिक बिहेवियर चेंज नहीं आ रही। ये ऊपर नॉन लीनियर जो इलास्टिक होती है आप इसको ये भी कह सकते हो कि मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन एज इट इज 100% दोबारा क्या है, गेन नहीं कर रहा। अब वो कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज होती हैं, द फर्स्ट टाइप ऑफ द मटेरियल पैरामीटर इज कॉल्ड द मॉडुलस। अब वो कहता है जो इलास्टिसिटी जो हम मेजर करते हैं वो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हम जिसकी वजह से हम इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। पहला क्या होता है, मॉडुलस होता है। अब मॉडुलस क्या चीज होती है, मॉडुलस की यूनिट्स जो होते हैं वो आपके पास स्ट्रेस की यूनिट्स होते हैं। बेसिकली मॉडुलस जो होता है वो रेशो होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन की। स्ट्रेन आपके पास यूनिट लेस होती है लेकिन स्ट्रेस क्या होती है, वो यूनिट लेस नहीं होती। तो मॉडुलस जो होता है आपके पास उसकी जो यूनिट्स होते हैं दैट आर द सेम एज टू दैट ऑफ द फोर्स। सो मॉडुलस जो आपके पास इलास्टिसिटी है वो डिपेंड कर रही है एक आपके पास फोर्स पे यानी कि मॉडुलस पे डिपेंड कर रही है, उसकी यूनिट पास्कल की फॉर्म में ले रहे हैं कि हायर आपके पास मॉडुलस होगा तो इट मीन कि हार्डर मटेरियल होगा, मीन उसको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी मटेरियल को डिफॉर्म करने के लिए। अगली जो चीज आपके पास सेकंड पैरामीटर आ जाता है वो आपका आ जाता है इलास्टिक लिमिट, कि आपने कितनी फोर्स लगाई तो मटेरियल के अंदर चेंज कितना आया, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिसिटी पे दो चीजें मैटर कर रही होती है, एक आपकी हार्डनेस
मीन टू से आपका इलास्टिक आपका मॉडुलस और सेकंड आपकी इलास्टिक लिमिट कि मटेरियल किस हद तक आपका इलास्टिक रहता है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ द इलास्टिसिटी। तो अगर आपके मटेरियल की इलास्टिक की लिमिट ज्यादा है तो मटेरियल ज्यादा आपके पास पावर अब्सॉर्ब कर लेगा, ज्यादा वो डिफॉर्म हो जाएगा लेकिन ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास इलास्टिक लिमिट कम है तो वो क्या होगा, प्लास्टिक सिचुएशन में चला जाएगा, परमानेंटली अपनी शेप चेंज कर लेगा। दैट इज कॉल्ड द बिहेवियर ऑफ द इलास्टिक लिमिट। अगर कम है तो मटेरियल क्या होगा, जल्दी प्लास्टिक रेंज में चला जाएगा, अदरवाइज मटेरियल क्या होगा, लेट प्लास्टिक रेंज में जाएगा। आपके पास आ जाती है प्लास्टिसिटी क्या होती है। अब प्लास्टिसिटी ऐसी चीज है, वो कहते हैं यहाँ पे डायग्राम में उसने बड़ा क्लियरली आपको समझाया हुआ है कि लेट्स सपोज ये मेरे पास इनिशियल मटेरियल था, मटेरियल के अंदर से उसने ये वाला पार्ट लिया, पार्ट को उसने जूम करके दिखाया तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर के अंदर एटम्स कुछ इस तरह अलोकेट हुए थे, इस तरह लोकेशन उनकी हुई थी। उसने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की, फोर्स को अप्लाई करने के बाद मटेरियल्स आपके डिफॉर्म हो गए, आपके जो क्या कहते हैं ये इसने रेड इसलिए दिखाया है क्योंकि यहाँ पे उसने फोर्स दिखाया तो फोर्स की वजह से उसके मालिक्यूल जो है वो उसने डिफरेंट कलर से शो करवा दिया, तो यहाँ मालिक्यूल्स डिफॉर्म हो गए, डिफरेंट उनका स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब यहाँ पे फाइनली क्या हुआ कि जब उसने अपनी स्ट्रेस को छोड़ा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे उसने फोर्स अप्लाई की हुई थी, यहाँ तो हो गया डिफॉर्म। यहाँ पे क्या हुआ, जब उसने फोर्स नहीं है यहाँ पे लेकिन फिर भी वो दोबारा क्या है अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन नहीं करे, दैट इज कॉल्ड द प्लास्टिक। तो इट मीन ये प्लास्टिक सिचुएशन में चले गए हैं कि ये अब अपनी दोबारा ओरिजिनल पोजीशन गेन नहीं कर सकते, दिस इज कॉल्ड द प्लास्टिसिटी। यहाँ पे प्लास्टिक मींस परमानेंट, ये आपने बात याद रखनी है कि उसकी शेप परमानेंटली चेंज हो गई, दैट इज कॉल्ड द प्लास्टिसिटी। प्रॉपर्टी जो उसकी होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। यहाँ पे उसने बिहेवियर शो करवाया है, ये प्लास्टिक बिहेवियर क्या है कि पहले आहिस्ता आहिस्ता लीनियर इलास्टिक होता है। जब इलास्टिक ये देखिए यहाँ पे उसने ब्लैक से जो शो करवाया है ये क्या है आपका, ये बेसिकली आपका इलास्टिक बिहेवियर जो स्ट्रेट है, मतलब जितनी फोर्स अप्लाई की उतनी आपके पास चेंजेस आई। लेकिन फिर यहाँ पे क्या, जहाँ से रेड स्टार्ट हुए जो उसने एरो दिखाया है, तो मटेरियल में कम फोर्स अप्लाई करें चेंज ज्यादा आ रही है, मीन टू से मटेरियल परमानेंटली अपनी सिचुएशन चेंज करता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द प्लास्टिक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कहता है कि ये अगेन लीनियर इलास्टिक का बिहेवियर है, तो ये उसने प्लास्टिक और इलास्टिक में आपको डिफरेंस बताया है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं स्पाइसमैन के हिसाब से, लेट्स सपोज कहता है कि आपके पास यहाँ पे ग्राफ है, यहाँ पे क्या है स्ट्रेस है, यहाँ पे क्या है आपकी स्ट्रेन है। अब वो कहता है कि यहाँ पे मैंने स्ट्रेस अप्लाई की तो ये क्या होगा, स्ट्रेन दोबारा पोजीशन वापस आएगी, तो यहाँ जो रेड लाइन है दैट इज कॉल्ड द आपका क्या होगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसे हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट या प्रोपोर्शनल लिमिट भी कहते हैं। प्रोपोर्शनल के बाद आपने याद रखना एक प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, एक इलास्टिक लिमिट होता है। अगर आपका 100% चीज अपनी पोजीशन में वापस आ रही है दैट इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल लिमिट। अगर उसमें 0.02% का 0.002 का चेंज आ रहा है या 0.02% का उसमें चेंज आ रहा है, मतलब कि आप फॉर एग्जांपल चीज को पहले खींचते हो वो 100 थी, जब आप उसको रिटर्न करते हो तो वो 98% अपनी पोजीशन 99.898% अगर वापस आ जाती है अपनी पोजीशन में, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट। मतलब कि 100% वापस ना बल्कि थोड़ा सा उसमें गैप रह जाना, दैट इज कॉल्ड द ऑफसेट पॉइंट कि हमारा इतना चीज ऑफसेट पे रह गई है, इतनी वो रिटर्न वापस नहीं आई, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लास्टिक बिहेवियर, इसको सॉरी हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ये थी डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक लिमिट और आपका प्रोपोर्शनल लिमिट। आगे वो कहते हैं कि हम अब क्या है, अब आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट नहीं है बल्कि ये कर्वी शेप में आ रहा है। अब यहाँ पे देखें तो कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गई इस डॉट पे। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से क्या मुराद है, पहले इसकी डायमेंशन कुछ इस तरह थी, अब क्या है कि इसकी लेंथ बढ़ गई है और वो अपनी पोजीशन पे रिटर्न वापस नहीं आया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये क्या है, नेकिंग है। नेकिंग से क्या मुराद है, नेकिंग कहते हैं ऐसे एरिया को जहां से आपका फ्रैक्चर स्टार्ट होता है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट एरिया होता है जहां पे ग्रेटेस्ट स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस ग्रेटेस्ट होती है लेकिन एरिया क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेकिंग एरिया। तो यहाँ से उसने ब्रेकिंग स्टार्ट करनी, तोड़ना स्टार्ट होता है, तो आगे जाके फ्रैक्चर हो जाता है इसी एरिया से, तो इसको हम क्या कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। यहाँ पे मटेरियल जाके टोटली ब्रेक हो जाता है आपका। तो ये आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन और आपका इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी को हमने शो करवाया। आगे वो कहते हैं हमारे पास डक्टिलिटी क्या होती है। अब कहते हैं डक्टिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मटेरियल क्या होता है अपनी प्लास्टिक पोजीशन को मेंटेन रखता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसने दिखाया है, यहाँ पे क्या है कि इसने खींचा मटेरियल को खींचा और यहाँ पे एंड पॉइंट क्या है, लेकिन मटेरियल खींच गया है लेकिन ये टूटा नहीं है, मतलब जो उसमें प्लास्टिसिटी आ जाती है दैट इज कॉल्ड द डक्टिलिटी। एग्जांपल उसने क्या दिया, माइल्ड स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल। अब फॉर एग्जांपल आप शीशा जो है, शीशा क्या है, जब आपके हाथ में फॉर एग्जांपल है वो अर्थ पे गिरता है तो क्या होगा कि शीशा ब्रेक हो जाता है। जब ब्रेक हो जाता है तो शीशा छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है, बल्कि वो टेढ़ा नहीं हो जाता, दैट इज कॉल्ड द ब्रिटल इफेक्ट। तो उसका जो इफेक्ट होगा वो ब्रिटल होगा। याद रखना ब्रिटल और डक्टाइल ये आपस में अपोजिट होते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्लास्टिक की चीजें हैं जैसे बच्चों के टॉयज होते हैं प्लास्टिक के खेलने वाले, तो आप उसको जब हीट अप्लाई करते हो तो वो टूटता नहीं है बल्कि वो डिफॉर्म हो जाता है, खिंचता चला जाता है। तो दैट बिहेवियर इज कॉल्ड द डक्टाइल बिहेवियर एंड दिस इज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द डक्टिलिटी।
अब वो कहता है डक्टिलिटी जो होती है दो चीजों से हम फाइंड कर सकते हैं, या उसके दो मेजर्स होते हैं, बेसिकली परसेंटेज इलॉन्गेशन और सेकंड आ जाता है आपका रिडक्शन, परसेंटेज रिडक्शन। अब परसेंटेज इलॉन्गेशन क्या होती है कि आपकी चीज के अंदर परसेंटेज इलॉन्गेट कितना हुआ है। ये आपका ओरिजिनल मटेरियल था, ये आपका इलॉन्गेट हुआ मटेरियल था, तो कहता है कि ये मटेरियल आपका इलॉन्गेट कितना हुआ है, परसेंटेज इसमें कितने इंक्रीमेंट आया है इसकी लेंथ में, दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज इलॉन्गेशन। क्योंकि जितना ज्यादा इंक्रीमेंट इलॉन्गेट होगा उतनी ज्यादा इट मीन कि इसकी डक्टिलिटी है, इसकी एबिलिटी है कि ये अपनी अंदर मटेरियल की एनर्जी को अब्सॉर्ब करे और खुद प्लास्टिक डिफॉर्म होता रहे विदाउट फ्रैक्चर। तो विदाउट फ्रैक्चर जितना इलॉन्गेट होगा उसकी उसे हम क्या कहेंगे, परसेंटेज इलॉन्गेशन। तो इसका इसने फार्मूला आपको दिया हुआ है कि फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ ओवर इनिशियल लेंथ मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसने परसेंटेज निकाली हुई है आपके पास। आगे जाता है आपके पास परसेंटेज रिडक्शन। परसेंटेज रिडक्शन से क्या मुराद है, जैसे जैसे आपकी लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे आपका एरिया क्या होगा, स्मॉल होता जाएगा। आप एक आपका नेकिंग का पॉइंट आ जाता है जहां पे ब्रेक होता है आपका मटेरियल, तो वो कहता है जब आपका शुरू हुआ उस टाइम का एरिया, फाइनल एरिया जो आपका फॉर एग्जांपल जो था, और फिर आपका जो इनिशियल था वो, और वो कहता है आपके पास ओवर आपके पास ए नॉट, उसने कहा यहाँ पे उसने निकाला। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे जो आपकी रिडक्शन होगी वो आपके पास हमेशा नेगेटिव आएगी। क्यों कि आपको फाइनल एरिया स्मॉल है, इनिशियल एरिया आपका क्या है वो लार्ज है, तो ये आपके पास नेगेटिव आती है। नेगेटिव क्यों आती है, क्योंकि एरिया आपका रिड्यूस हो रहा है, नेगेटिव साइन रिडक्शन को शो करता है, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव आता है क्योंकि आपकी फाइनल लेंथ ज्यादा है और इनिशियल कम है, तो ये उसको इंक्रीमेंट को शो करता है, और रिडक्शन या नेगेटिव साइन आपका रिड्यूस होने को शो करता है कि एरिया कितना रिड्यूस हुआ फोर्स लगाने से। ये भी आपको बताएगा कि मटेरियल कितना आपका डिफॉर्म हुआ है प्लास्टिकली, क्योंकि जितना एरिया ज्यादा रिड्यूस होगा विदाउट फ्रैक्चर तो इट मीन कि मटेरियल उतना प्लास्टिक है। आगे जाते हैं हमारे पास ये इसने ग्राफ शो करवाया है ब्रिटल मटेरियल का। क्या है कि यहाँ पे जैसे आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो स्ट्रेस ज्यादा होती है, स्ट्रेन कम होती है, मीन के मटेरियल डिफॉर्म कम होता है और एक पोजीशन पे जाके यकदम वो फ्रैक्चर हो जाता है, यहाँ से टूट जाता है। जैसे कि आपको शीशे की मैंने एग्जांपल दी, शीशा एक लेवल तक स्ट्रेस बर्दाश्त करेगा, फिर जाके अचानक टूट जाएगा, पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आपके जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं, डक्टाइल क्या कर रहे होते हैं आपके, डक्टाइल में क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है कि पहले उसने प्रॉपर अपनी पहले उसके पास इलास्टिक लिमिट होती है, फिर प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, फिर आपके पास यील्ड पॉइंट आ जाता है, फिर आपके पास क्या है नेकिंग एरिया आ जाता है, देन आपका क्या होता है फ्रैक्चर होता है। तो ये डक्टाइल क्या आपके पास प्रॉपर इक्वल और टेन होती है कि मटेरियल फौरन नहीं ब्रेक होता, बल्कि पहले खींचता है, शेप चेंज करता है, फिर आप उसको और खींचते हो, तो उसके पास उसके सिनेरियोज क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। अब वो कहता है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे याद रखनी है वो आपके पास क्या है, टफनेस है। अब टफनेस क्या है, टफनेस इज एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अब्सॉर्ब द एनर्जी ड्यूरिंग द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अप टू फ्रैक्चर। वो कहता है कि अब याद रखना, एक होती है रेजिलियंस, एक होता है टफनेस। अब याद रखना ये दोनों चीजें आपके आपस में अपोजिट है। क्यों, वो भी मटेरियल में एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही होती है, यहाँ भी मटेरियल में एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, लेकिन जो फर्क है वो क्या है कि टफनेस में प्लास्टिक रेंज में जो आपकी एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, इलास्टिक की बात नहीं कर रहा, और जो रेजिलियंस है वहां पे क्या होगा, जो इलास्टिक रेंज में आपकी एनर्जी अब्सॉर्ब होगी उसको हम क्या कहेंगे, रेजिलियंस कहेंगे। तो वो कहता है प्लास्टिक रेंज में जो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है उसको हम क्या कहते हैं, टफनेस कहते हैं। अब वो कहता है हमारे पास जितना मटेरियल अच्छा और ताकतवर होगा तो उसकी डक्टिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो कहते हैं कि हमारे पास डक्टिलिटी टफनेस को मेजर करने के लिए हमने क्या किया है कि हम मटेरियल के ऊपर वो कहता है कि वन वे टू मेजर द टफनेस इज बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। कहते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर जितना आपका एरिया आ रहा है उससे हम मेजर कर सकते हैं कि मटेरियल आपका कितना क्या है, टफ है। अगर एरिया आपका ज्यादा आ रहा है तो इट मीन कि मटेरियल आफ्टर आपका प्लास्टिक क्या होगा, ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। जब ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करे तो इट मीन कि वो टफ है, वो ज्यादा बाहर की स्ट्रेस को, बाहर की फोर्स को अब्सॉर्ब करेगा, बाहर के जो स्ट्रेस है उसको अब्सॉर्ब करेगा, तो क्या होगा, लेकिन डिफॉर्म या फ्रैक्चर इतना उसमें नहीं आएगा। आगे वो कहते हैं हमारे पास के ये देख सकते हैं आप एरिया, उसने ग्राफ शो करवाया है डिफरेंट मटेरियल का। हाई कार्बन स्टील है, अब कार्बन चूंकि आपके पास डक्टाइल होती है लिहाजा ये एरिया कम है आपके पास। अब जैसे जैसे आपके पास लो कार्बन होती जाएगी आपके पास डक्टिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि कार्बन इज आल्सो ब्रिटल मटेरियल। तो कार्बन की कॉन्टेक्ट अगर आपके स्टील में ज्यादा होंगे तो वो क्या होगा, स्टील को ब्रिटल कर देगा। अगर कार्बन के कॉन्टेक्ट कम है तो उसको डक्टाइल कर देगा, उसको प्लास्टिक रेंज में ज्यादा लेके जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये मीडियम है तो मीडियम का ग्राफ यहाँ तक शो करवाया, और फिर लो आ जाता है आपके पास। तो लो में उसने क्या किया है, लो में उसने प्रॉपर एक फ्लो के साथ आपको चलाया है कि ये आपके पास एक टोटल आप कह सकते हैं कि आपके पास इसमें सबसे ज्यादा आप क्या दे सकते हैं कि जब मोस्ट डक्टाइल है तो उसमें क्या होगा कि सबसे ज्यादा एरिया इसमें है। तो आप देख सकते हैं कि जब आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन का एरिया ज्यादा होगा तो मटेरियल उतना क्या होगा, टफ होगा।
अब वो कहता है कि टफनेस को मेजर करने के लिए या इसको चेक करने के लिए हमारे पास 2-3 पैरामीटर होते हैं, जिसमें पहला होता है स्ट्रेन रेट। अब रेट क्या चीज होती है? रेट होती है किसी भी चीज का टाइम के साथ चेंज होना, उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन रेट। मतलब कि आपने फोर्स अप्लाई की तो टाइम के साथ साथ मटेरियल कितना चेंज हुआ। जो आपके पास ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो टाइम के साथ ज्यादा चेंज हो रहे होते हैं, तो सो उनका स्ट्रेन रेट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसकी टफनेस क्या होती है? डिक्रीज होती है। वो यही बात कर रहा है कि आपकी टफनेस फेल हो जाती है अगर आपके पास मटेरियल ब्रिटल हो या आपके पास डायनेमिक लोड हो। मतलब कि जैसे कि आपके पास शीशे की मैंने मिसाल दी कि उस पर जैसे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द डायनेमिक इम्पैक्ट और द डायनेमिक लोड। सो टफनेस डिक्रीजेज व्हेन योर रेट ऑफ लोडिंग इंक्रीजेज। आप उस पर रेट जो है टाइम के साथ आप उसके साथ कम टाइम में ज्यादा लोड अप्लाई करते हो तो आप उसकी टफनेस क्या होती है? डिक्रीज कर रहे हो। सेकंड पैरामीटर आ जाता है आपके पास टेम्परेचर का। थर्ड पैरामीटर आ जाता है आपके पास नॉच इफेक्ट का। अब सिंपल टेम्परेचर कहता है कि वो जब आप लोअर करते हैं तो डक्टिलिटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से आपके पास मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो डिफॉर्म हो जाता है, डिफॉर्म होने से उसके अंदर ब्रिटलनेस आ जाती है। लेकिन जब आप टेम्परेचर उसको कम करते हो तो उसके बाद डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी इंप्रूव होती है। आगे आ जाता है आपके पास नॉच इफेक्ट। The third variable is termed notch effect has due to with the distribution of stress. A material might display good toughness when the slight stress is unaxial. वो कहते हैं यूनिएक्सियल, सॉरी। वो कहता है कि जब आपके पास मटेरियल में आप स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो वो आपके पास एक ही डायरेक्शन में है। मतलब कि मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में डिफॉर्म हो रहे हैं तो वो उसका इफेक्ट जो होगा अच्छा होगा। मतलब कि वो ज्यादा डिफॉर्म जल्दी नहीं होगा, ज्यादा ब्रेक नहीं होगा एज कंपेयर टू वो कि जब आप उसको क्या करते हो कि आप उसकी डिफरेंट डायरेक्शन में अनएक्सियल, मतलब कि जब आप एक एक्सिस में नहीं स्ट्रेस अप्लाई करते तो मटेरियल क्या होता है? जल्दी डिफॉर्म होता है। तो आपने याद रखना है कि जब आपके पास मटेरियल की जो स्ट्रेस है वो एक ही डायरेक्शन में होगी, एक ही एक्सिस में होगी, यूनिफॉर्म होगी, देन क्या होगी? आपके पास यूनी होगी, एक्सियल होगी, तो आपके पास नॉच इफेक्ट क्या होगा? अच्छा होगा। और आप मीन टू से कि आपके पास उसकी टफनेस अच्छी आएगी। अब वो कहता है कि टू ऑफ द टफनेस प्रॉपर्टी दैट विल बी डिस्कस्ड इन मोर डिटेल आर। अब टफनेस को मैंने थोड़ा सा इसीलिए एक्सटेंड किया कि आप इसकी जो मजीद दो मोर प्रॉपर्टी है वो आप डीपली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। पहला है उसके जो इंपैक्ट टफनेस है आपके पास। अगला क्या आता है आपके पास? अगले आपके पास आते हैं नॉच टफनेस आ जाती है। अब इंपैक्ट टफनेस से क्या मुराद है? आपने मटेरियल लिया, उस पर आप इंपैक्ट टफनेस को मेजर करने के लिए आपने जो टेस्ट परफॉर्म करना है वो आपके पास चेरपी टेस्ट है। अब चेरपी टेस्ट क्या होता है? चेरपी टेस्ट में आपने मटेरियल को खड़ा कर देना है और मटेरियल पे आपने क्या करना है? मटेरियल की आपने सेंसिटिविटी चेक करनी है कि फॉर एग्जांपल जब इसमें स्ट्रेसेस अप्लाई करते हो ये कितना सेंसिटिव है, कितनी इसमें डिफॉर्मेशन आती है, इसमें रिलेटिव चेंजेस क्या आ रही है, रिलेटिव टफनेस इसमें क्या हो रही है। आप दूसरे मटेरियल्स की भी आपस में कंपेयर कर सकते हो चेरपी टेस्ट की मदद से कि आप इनकी आपस में टफनेस क्या है। क्योंकि फॉर एग्जांपल एक में ज्यादा चेंजेस आ रही है तो वो आपका फेल है, मतलब वो आप नहीं यूज करते, अपनी रिक्वायरमेंट्स आपकी नहीं है। एक में कम चेंजेस आ रही है तो आपकी जिसमें कम चेंजेस आ रही है वो आपका क्या होगा? ज्यादा यूजफुल होगा। तो अब देखें तो उसने ये दिखाया है आपके पास चेरपी टेस्ट। वो कहता है कि चेरपी टेस्टर क्या होता है? वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कंटीन्यूअसली इस पे स्ट्रेसेस अप्लाई करता रहता है। ये है हमारे, ये जब अप्लाई करता रहेगा तो ऊपर आपके पास ये स्केल है, स्केल बताएगा कि इसमें कितनी डिफॉर्मेशन आ रही है, मटेरियल आपको कितना डिफॉर्म हो रहा है। तो ये आप इससे चेक कर सकती हैं कि आपके मटेरियल में डिफॉर्मेशन कितनी आ रही है। अब वो कहता है कि यहाँ पे अगर मैं आपके पास एक ब्रिटल मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल का ग्राफ शो करवाऊं तो जो आपके पास चेरपी टेस्ट ग्राफ देता है वो कुछ इस तरह देता है। ये चेरपी टेस्ट है, यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट है। वो कहते हैं कि लो टेम्परेचर पे जो आपके ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो आपके मटेरियल क्या होता है? एज ए ब्रिटल बिहेव कर रहा होता है। लेकिन जब आप मटेरियल को क्या कहते हैं कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो मटेरियल क्या होता है? डक्टाइल बिहेवियर हो जाता है मटेरियल का। आप लो टेम्परेचर पे ब्रिटल मटेरियल होता है तो ये आपने ग्राफ में शो करवा दिया। और इन बिटवीन जो आपके पास स्टेट होती है लो टेम्परेचर के और हाई टेम्परेचर की, दैट इज कॉल्ड द आपके पास वो कहते हैं हम ट्रांजिशन टेम्परेचर की, जहां इन बिटवीन जो आपको दोनों का कंबाइन हो रहा होता है, मतलब आपका ब्रिटल मटेरियल से डक्टाइल मटेरियल में आपका बिहेवियर चेंज हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन टेम्परेचर। आगे चलते हैं, हमारे पास आ जाते हैं नॉच सेंसिटिव, नॉच टफनेस। पहले हमने पढ़ी थी दूसरी, पहले में इसके हमने दो टफनेस पढ़नी थी, एक थी आपके पास इंपैक्ट टफनेस, सेकंड आपके पास थी नॉच टफनेस। अब वो कहते हैं नॉच टफनेस इज एबिलिटी दैट अ मटेरियल पोजेस टू अब्सॉर्ब एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लॉ। जब मटेरियल आपके पास आपने यूज किया मटेरियल को, तो उस टाइम जब मटेरियल में फ्लॉज आते हैं, जब आपका फ्रैक्चर और मटेरियल फ्रैक्चर होता है, कोई भी उसमें फ्लॉज आते हैं, तो उस दौरान जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करे, दैट इज कॉल्ड द टफनेस। अब पहली बात तो ये कि आपने मटेरियल को फ्लॉ देखना है, क्योंकि आप देखें यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि मटेरियल क्या है आपका प्लास्टिक रेंज में, क्योंकि जो आपके पास फ्लॉज आएंगे इलास्टिक तक तो दोबारा अपनी पोजीशन में वापस आता रहेगा। फ्लॉज तभी आएंगे जब वो परमानेंटली चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ भी आपको एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जो आपकी टफनेस है वो आपकी प्लास्टिक रेंज में होती है।
तो कहता है कि नॉच टफनेस इज मेजर्ड विद द वैरायटी ऑफ द स्पाइसमैन। अब याद रखना, तो वहां पे हम जो स्पाइसमैन के लिए यूज करते थे, हम एक ही वैरायटी यूज करते थे, वो था चर्पी टेस्ट। लेकिन यहाँ पे उसने क्या है कि वैरायटी ऑफ हमारे पास टेस्ट हो सकते हैं। वो कहता है चर्पी वी नॉच इम्पैक्ट स्पाइसमैन। वो कहता है कि नॉच टफनेस को मेजर करने के लिए आप ये वाला स्पाइसमैन भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद उसने कहा है कि आप डायनेमिक टीयर टेस्ट स्पाइसमैन भी क्या है यूज कर सकते हैं। द मटीरियल, वो कहता है विद दीज स्पाइसमैन एंड बाय वेरिंग द लोड स्पीड एंड द टेम्परेचर। 3 पैरामीटर्स हैं। एक स्पाइसमैन आपने वेरी करना है, एक आपने ऊपर जो लोड पड़ रहा है उसकी स्पीड को वेरी करना है, मीन टू से कि आपका जो इंपैक्ट पड़ रहा है, जो हैमरिंग हो रही है वो किस स्पीड से हो रही है, सेकेंडली किस टेम्परेचर पे हो रही है। ये तीनों इफेक्ट मिलकर ओवरऑल आपको उसकी नॉच टफनेस के बारे में बताएंगे कि वेदर उसकी ज्यादा है या कम है। सेकंड वो ये कह रहा है कि आपके पास मटेरियल डेवलप प्लास्टिक स्ट्रेन एज अ यील्ड स्ट्रेस इज एक्सीडेड। अब यील्ड स्ट्रेस एक और चीज है। यील्ड स्ट्रेस है कि जब आपका मटेरियल परमानेंटली चेंज होने लगता है तो उस वक्त जब वो उस वक्त जो उसको स्ट्रेस चाहिए होती है, प्लास्टिक रेंज में जाना चाह रहा होता है, उसको जब जो उसकी मैक्सिमम अब्सॉर्बिंग स्ट्रेस होती है इन द इलास्टिक लिमिट, दैट इज कॉल्ड द यील्ड स्ट्रेस, उसके बाद वो प्लास्टिक में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड द यील्ड स्ट्रेस। तो कहता है कि ये भी हमारे पास क्या है, इस हम टेस्ट से हम फाइंड कर सकते हैं। उसने ग्राफ दिया आपको, ग्राफ में ये आपको बेसिकली बता रहा है कि जब आपके पास इंपैक्ट लोडिंग टेस्ट डाटा है और ये स्टैटिक लोडिंग है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंपैक्ट लोडिंग में ग्राफ क्लोजर टू आपका टेम्परेचर एक्सिस है, यहाँ पे आपको ग्राफ क्लोजर टू आपका प्लास्टिक है, क्योंकि यहाँ पे आपने एक लोड को आराम से अपने स्पाइसमैन के ऊपर रख दिया तो वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर तो इतना नहीं बढ़ेगा लेकिन उसकी चेंजेस क्या होंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम ज्यादा होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब आप उसको इंपैक्ट करोगे तो आपस में दो चीजें रगड़ खाएंगी, तो रगड़ की वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बढ़ने की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका टेम्परेचर के क्लोजर है ये ग्राफ, लेकिन ये क्या है, टेम्परेचर से थोड़ा सा अवे है। अवे क्यों है, क्योंकि एक चीज जब आपने रख दी किसी चीज के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपको स्पाइसमैन इसके ऊपर आपने कोई चीज रख दी है, सिंपल, जब रख दी तो उनके दरमियान रगड़ उतनी नहीं होगी बार बार जितनी आपकी इंपैक्ट की होगी, इंपैक्ट की रगड़ बार बार होगी, तो यहाँ पे ग्राफ क्लोजर टेम्परेचर है तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादा होगा और यहाँ पे प्लास्टिकली वो डिफॉर्म होगा, क्योंकि वो आराम से डिफॉर्म होता रहेगा जैसे कि स्टैटिक है, क्योंकि उसमें कोई डायनेमिक चीज नहीं है। तो यहाँ पे इन बिटवीन की उसने सिचुएशन आपके पास दिखाई हुई है, ये वाला जो डॉटेड लाइन है तो ये इंटरमीडिएट लोडिंग रेट है। अब वो कहता है हार्डनेस क्या है, हार्डनेस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल व्हिच गिव्स इट एबिलिटी टू रेजिस्ट बीइंग परमानेंटली डिफॉर्म व्हेन अ लोड इज अप्लाइड। वो कहता है कि जो एबिलिटी है कि परमानेंटली वो डिफॉर्म ना हो, प्लास्टिक मतलब कि प्लास्टिक का जो एंड होता है वो आपके पास हार्डनेस पे होता है। हार्डनेस क्या है कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो कि अपनी मैक्सिमम एनर्जी अब्सॉर्ब करता रहता है लेकिन वो परमानेंटली क्या होता है, डिफॉर्म नहीं होता, मतलब कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल व्हिच गिव्स इट द एबिलिटी टू रेजिस्ट बीइंग परमानेंटली डिफॉर्म। परमानेंटली डिफॉर्म होने से पहले जो उसकी एबिलिटी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, हार्डनेस कहते हैं। अब वो कहते हैं कि हार्डनेस के लिए आपके पास डिफरेंस प्रोसेस होते हैं जिसकी मदद से आप हार्डनेस को चेक कर, मतलब हार्डनेस आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। पहले हॉल पैच आता है, फिर वर्क हार्डनिंग आता है, फिर सॉलिड सॉल्यूशन आता है, फिर आपके पास प्रेसिपिटेशन आता है। तो ये डिफरेंट आपने प्रोसेस की डिटेल में हम फर्दर लेक्चर में किसी में जाएंगे, तो अभी आप इन सिर्फ प्रोसेस के नाम याद कर लें। आगे जाते हैं आपके पास के मेजरमेंट मेथड्स, हम अपनी हार्डनेस टेस्ट को किस तरह मेजर कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट टेस्ट होते हैं, एक होता है रॉकवेल, एक होता है ब्रिनल हार्डनेस, एक होता है विकर्स, एक होता है नोप हार्डनेस, एक होता है शोर, एक होता है आपके पास मोज टेस्ट, एक आपको होता है बर्कोल हार्डनेस टेस्ट। तो डिफरेंट आपके पास टेस्ट हैं कि आप हार्डनेस को कैसे मेजर कर सकते हैं। इनकी डिटेल भी हम इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। जस्ट आपको अभी हार्डनेस के बारे में टोटली क्लियर होना चाहिए कि हम इसके डिफरेंट टेस्ट अगर आ जाए, उनके नेम आ जाए तो आपको उस हद तक ये आइडिया क्लियर होना चाहिए। अब वो कहते हैं कि हार्डनेस इन चीजों पे डिपेंड कर रही होती है, आपके पास डक्टिलिटी पे, इलास्टिक स्टिफनेस पे, प्लास्टिसिटी पे, स्ट्रेंस पे, टफनेस पे, विस्कोसिटी पे। सारी चीजें मैंने आपको बता दी, सिर्फ विस्कोसिटी नहीं बताई। विस्कोसिटी आपका होता है इस चीज का गाढ़ापन, ये मोस्टली आपके लिक्विड्स में यूज होता है टर्म, इसलिए सॉलिड में हमने नहीं डील किया, क्योंकि आपके पास लिक्विड में क्या होता है किसी चीज का गाढ़ापन कि उसके लिए डिफरेंस रेजिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड इज कॉल्ड द विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी किसी चीज का गाढ़ापन होता है, जैसे कि शहद है वो ज्यादा विस्कस है, पानी है वो कम विस्कस है, तो इसको हम फर्दर हम देख लेंगे क्योंकि हम सॉलिड मटेरियल्स की बात करें तो अभी हम इसको निग्लेक्ट करते हैं। आगे आपके पास आता है फटीग। फटीग क्या है, साइक्लिंग लोडिंग को आप फटीग कहते हो। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई मटेरियल पड़ा है, आप एक उस पे हैमर लगाते हो, दो लगाते हो, तीन लगाते हो, तो ये जो बार बार आप उस पे हैमरिंग कर रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, फटीग कहते हैं। ये साइक्लिक लोडिंग का दूसरा नाम क्या होगा, फटीग। The highest stress that a material can withstand for an infinite number of cycles without breaking। वो कहता है कि इनफाइनेट आपने उसके ऊपर हैमर लगाए लेकिन मटेरियल ब्रेक ना हुआ तो उसकी जो हाईएस्ट स्ट्रेस लेवल होगा, उसकी स्ट्रेस बर्दाश्त करने का जो पॉइंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, एंडोरेंस लिमिट। कि मैक्सिमम जनाब इतनी आपके पास स्ट्रेस को क्या है, बियर कर सकता है जब आप इस पे हैमरिंग कर रहे होते हैं। द ग्रेटर द अप्लाइड स्ट्रेस रेंज शॉर्टर द लाइफ। जाहिर सी बात है अगर आप उसकी स्ट्रेस अप्लाई करने की रेंज ज्यादा है तो उसकी लाइफ शॉर्ट होगी, क्योंकि वो एक टाइम आएगा वो खत्म हो जाएगा।
क्रीप क्या होती है? अब क्रीप और फटीग आपस में थोड़ी अपोजिट चीजें। क्रीप होती है स्टैटिक लोडिंग। स्टैटिक से क्या मुराद है कि आपके पास कोई चीज है, आपने उसके ऊपर लोड रख दिया परमानेंटली। जब लोड रख दिया तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, स्ट्रेसेस इंड्यूस करेगा। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें आपके पास वो आहिस्ता आहिस्ता काम करेगा। वो कहते हैं क्रीप इज मोर सीवियर इन मटेरियल दैट आर सब्जेक्टेड टू हीट फॉर लॉन्ग पीरियड्स। जाहिर सी बात है, एंड जनरली इंक्रीजेज एज दे नियर देयर मेल्टिंग पॉइंट। वो कहते हैं कि क्रीप देखो बाहर तो ये इतनी डेंजरस नहीं लग रही, लेकिन क्या है कि जब आप इसको रख देते हो किसी मटेरियल के ऊपर, वो परमानेंटली डिफॉर्म होता रहता है और वो अंदर से वीक होता रहता है। तो जब उसको थोड़ा बहुत भी आप हीट करते हो तो वो एकदम से उसमें ज्यादा चेंजेस आती हैं। क्यों चेंजेस आती हैं? क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर लोड पड़ा हुआ है और उसमें असर जा रहा है, लेकिन जब आप जैसे उस पर हीट अप्लाई करते हो तो थोड़ी सी हीट से उसमें ज्यादा सी चेंजिंग आ जाती है। आगे आपके इन्फ्लुएंस फैक्टर कौन से होते हैं? डिफ्यूजन हो सकते हैं, डिसलोकेशन होते हैं, टेम्परेचर हो सकते हैं और स्ट्रेस हो सकती है। ये हमारे पास इंसुलेशन इन्फ्लुएंसिंग इफेक्ट है कि हमारे पास क्रीप पे किस तरह फिक्स हो सकते हैं। क्रीप की वजह से जो आपके पास फैक्टर्स होते हैं, मतलब कितना उस मटेरियल के अंदर स्ट्रेस डिफ्यूज हो रही है, डिसलोकेट उसके मॉलिक्यूल्स कितने हो रहे हैं, अगर उसके ऊपर पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर टेम्परेचर क्या इफेक्ट हो रहा है और स्ट्रेस उसके अंदर कितनी इंड्यूस हो रही है। अब हमारे पास लास्ट तकरीबन प्रॉपर्टीज आ जाती है, वो एक वियर। वियर इज रिलेटेड टू द interaction between the surface and specifically the removal and deformation of the material on the surface as a result of the mechanical action of the opposite surface। कहते हैं एक सरफेस के ऊपर जब दूसरी सरफेस आती है तो वो जो रगड़ खाते हैं, वियर एंड टियर, आपने एक नाम सुना होगा, तो वो जो रगड़ खाते हैं, खुरदरापन जितना उसमें होता है वो उसकी वियर कहलाती है कि वो मटेरियल कितना घसीट गया है दूसरी सरफेस के ऊपर आने की वजह से, कितनी उसकी सरफेस खराब हुई है, दैट इज कॉल्ड द वियर। अब कहते हैं हम वियर को इस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, एडहेसिव भी हो सकती है, एब्रेसिव भी होती है। ये डिफरेंट आपके पास वियर की क्या है क्लासिफिकेशन आ जाती है, इनको भी इंशाल्लाह हम डिटेल में बाद में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियोस। होप सो ये आपको लेक्चर समझ आएगा। ये थोड़ा लेंथी था लेक्चर, लेकिन इंशाल्लाह मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिटेल में मैकेनिकल में समझा दूं। तो जो इंशाल्लाह फ्लाज है वो आप मुझे लेक्चर में कमेंट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर वीडियो में समझा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।